हमारा आज का टॉपिक है एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए अलग अलग से एवरेज पावर निकाली थी। अब हम तीनों को सीरीज में लेके इसकी एवरेज पावर निकालेंगे। तो हम इसमें लेते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम मान लेते हैं जो करंट है वो आपका 5 फेज एंगल से पीछे चल रहा है आपकी वोल्टेज से। अब ये आपकी अजम्पशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा पीछे चलेगा, हो सकता है आगे भी चले या हो सकता है आपके सेम फेज में भी हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आर, एल और सी की वैल्यू उसमें सीरीज में कैसी रहती है। पावर एट एनी इंस्टेंट, पावर होती है आपकी वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम हमने पावर ले लिया तो ये होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट के बराबर। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। फिर वोल्टेज और करंट की वैल्यू ऊपर से भर लेंगे और इसके बाद हम ई नॉट आई नॉट को इकट्ठा कर देंगे साइन ओमेगा टी। और जो साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। इसमें आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए आपका ओमेगा टी है और कॉस बी आपका क्या बन गया, फाई। दूसरे केस में जो एंगल साइन के साथ है वो कॉस के साथ हो जाएगा और जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ हो जाएगा। तो आपका ये चेंज आ जाएगा इसके अंदर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको साइन ओमेगा टी से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी ई नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये साथ में आ जाएगा कॉस फाई। फिर अगेन माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब फर्स्ट टर्म को वैसे ही रहने दो और सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड। तो आपने पहले भी देखा था कि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो यही इसमें एक चेंज है, ये आपने ध्यान देना है। बाकी साथ में साइन फाई। फिर हमने एक स्टेप और कर दिया कि जो आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी था वो डी टी आप राइट साइड में ले जाओ यहाँ पे, तो ये आपका डी टी कॉमन आ जाएगा इसके साथ। अब आप डी टी से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और साथ में टोटल वर्क डन निकालो। तो टोटल वर्क डन किसी भी साइकिल, कंप्लीट साइकिल टी के लिए आपका आएगा इंटीग्रेट करके 0 टू टी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी, और माइनस अगेन यहाँ पे आपने 0 टू टी लेके पूरी वैल्यू डी टी से मल्टीप्लाई कर देनी। फिर ई नॉट आई नॉट कॉस फाई कॉन्स्टेंट है, इसमें फाई एंगल आपका फेज आपने फिक्स रखा हुआ है तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के आप इंटीग्रेशन करोगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे। साइन फाई आपका इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा। ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मैंने आपको पहले भी कहा था डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, और माइनस साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी कही थी कि ये आपकी 0 रहती है। तो ये आपकी राइट टर्म, आपकी राइट साइड की टर्म आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद हम टोटल वर्क डन निकालेंगे फिर से। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को अलग अलग कर दो, 1 की जगह डी टी आ जाएगा और कॉस 2 ओमेगा टी के साथ आपका डी टी आ जाएगा एक और, ठीक है। तो अगेन वही बात आ गई कि जो कॉस 2 ओमेगा टी है वो उसकी इंटीग्रेशन फिर 0 होती है, तो आपका ये 0 हो जाएगा। और जो लेफ्ट साइड की टर्म है डी टी की इंटीग्रेशन स्मॉल टी और लिमिट पुट करने पे कैपिटल टी आ जाएगा। फिर इसके बाद एवरेज पावर हम निकालते हैं, तो ये आती है ओमेगा अपॉन टी, सॉरी डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू आपका जो है वर्क डन वो आप ऊपर से लोगे और यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाय 2। तो पावर आ जाएगी ई नॉट बाय रूट 2 आई नॉट बाय रूट 2 कॉस फाई। तो ये बन जाएगा ई वी आई वी कॉस फाई। ये वैल्यू हमने पहले भी की हुई है। अब ये कहता है कि अगर मैं कॉस फाई को अलग अलग वैल्यूज में ले लूँ, जैसे हम अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की अलग अलग से इसकी वैल्यू चेक करना चाहूँ मैं, जैसा कि आपके पहले रिजल्ट आए हैं, तो आपको पता है रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज रहता है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो ये कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो वही आपका रिजल्ट आ गया जो आपने रेजिस्टेंस के केस में किया है। कैपेसिटर और इंडक्टर में ईवी और आईवी के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0। तो अगेन इसमें पावर कैपेसिटर और इंडक्टर में 0 आ जाएगी। दैट मीन्स आपका वही सेम रिजल्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, वो है एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एसी ओवर डीसी। तो एसी का एडवांटेज क्या है, आप इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हो। नॉर्थ ग्रिड से आपके घरों तक बिजली पहुंच रही है, नॉर्थ ग्रिड कहीं आपका नोएडा सेक्टर में है, वहाँ से दिल्ली से आपके पास क्या हो रहा है, बिजली आपके घरों तक पहुंच रही है, ठीक है। उसके बाद जो एसी वोल्टेज है ये आपकी चेंज की जा सकती है। जैसे आपने देखा घर में आपका जो चार्जर है वो 12 वोल्ट पे काम करता है, तो एसी सप्लाई 220 से आप उसको 12 में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है।
AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC, आप AC से DC भी बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करंट आपको चाहिए तो AC से आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास AC के जो मैग्नीट्यूड है उसकी वेरिएशन कर सकते हो, 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए, 5 एम्पियर चाहिए, तो आप वेरिएशन आप इजीली उसकी कर सकते हो बाय यूजिंग चोक कॉइल। और उसके अलावा जो AC है वो आपकी कॉस्टली नहीं होती है। आपका सेल है, आप सेल देख सकते हो कितनी देर चलता है। अगर आप कोई डिवाइस यूज़ करोगे तो 2-3 घंटे में आपका सेल ख़त्म हो जाएगा, और आपको उसकी कॉस्ट अगर 2 सेल लगाते हो तो 20 से 25 रुपए के बीच में पड़ती है। लेकिन अगर आप वैसे ही 2-3 घंटे तक अगर आप बिजली का उपयोग करोगे तो आपका 2 से ढाई या 5 रुपये तक ज़्यादा ज़्यादा आपको वो कॉस्ट पड़ेगी। तो AC आपका चीप है एज़ कम्पेयर टू DC। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आपकी जो AC वोल्टेज जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, इससे आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। और जो शॉक लगता है वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब जैसे लगेगा वो आपको अपने पास चिपका लेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना लोग चिपक गए बिजली के साथ और मर गए, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और जो आपका DC है वो आपका रिपल्सिव नेचर का होता है, वो आपको दूर भगाता है, ठीक है। इससे आप मतलब ये समझ सकते हो कि आपका कौन ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। उसके बाद जो AC की पीक वैल्यू होती है, जिसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 220 वोल्ट अगर आपकी वोल्टेज AC सप्लाई है तो बीच में वो आपका पीक वैल्यू 311 वोल्ट तक चली जाती है, ठीक है। जबकि हम पढ़ते तो यही है कि आपको AC 220 वोल्ट दिया गया है, लेकिन इसमें जो पीक वैल्यू वो है एवरेज वैल्यू, लेकिन जो आपकी पीक वैल्यू रहती है इसकी वो आपकी 311 वोल्ट तक जा सकती है। तो पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है AC की एज़ कम्पेयर टू DC। और उसके अलावा ये इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो AC है ये आपके सरफेस पे ही ट्रैवल करता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो सरफेस पे ट्रैवल करने की वजह से हमें एक मोटी तार ना लेके हम पतली पतली तारें हमें बनानी पड़ती है। आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिक वायर को काटो और उसके बीच में से कॉपर की रेड कलर की वायर देखना आपने, एक सिंगल वायर ना होकर पतली पतली वायर को आपस में जोड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उन वायर का पतली वाली वायर का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एक आप थिक वायर लेते हो तो, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोफाइनिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग ऐसी कोई चीज़ अगर आपने करनी है, जैसे आपकी कढ़ाई आपने देखी होगी डबल शेड में होती है, कॉपर की कोटिंग की जाती है उस पर, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप सिर्फ DC सप्लाई से ही कर सकते हो, AC से उसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ एक ये ड्रॉबैक इसमें आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या मान लेते हैं कि जो आपका करंट है IV और जो वोल्टेज है EV, इन दोनों के बीच में फेज एंगल है फाई। हम क्या करते हैं, IV के कंपोनेंट लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आ जाएगा इसका IV cos फाई जो एंगल के साथ बनता है, और उसके परपेंडिकुलर बन जाता है IV sin फाई। अब हमने अभी पढ़ा ऊपर रिलेशन, इसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। पावर होता है EV IV cos फाई। तो EV क्या है इसमें, EV तो EV है। IV क्या है इसके अंदर, IV sin फाई। तो ये चेंज करना है आपने, IV की जगह IV sin फाई। और दोनों के बीच में एंगल, ये देखो EV और IV sin फाई के बीच में एंगल कितना है, ये आपका है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने इसमें यूज़ करना है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा 0, ठीक है। तो कंपोनेंट जो IV sin फाई है, जो कंपोनेंट IV sin फाई है, वो आपकी पावर कंजप्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ठीक है। एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी आ रही है, 0। तो इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं वॉटलेस करंट। बस यही इसके अंदर टॉपिक है, इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ना। फिर एक न्यूमेरिकल हम इसमें देखते हैं। A light bulb is rated at 100 watt for a 220 volt supply. Find resistance, peak voltage, RMS करंट। ये आपने 3 चीज़ें इसमें निकालनी है। तो हमें पता है पावर होती है V²/R, तो V को हमने EV² माना हुआ है, तो EV² की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 220 वोल्ट, और जो R है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको एक्सचेंज कर लो, R ऊपर ले जाएंगे और पावर नीचे आ जाएगी। पावर आपको दी हुई है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गई 480 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा है आपने पीक वैल्यू निकालनी है, जिसको हम E0 या I0 कहते हैं। तो यहाँ पे EMF बोला है, तो आपने E0 या वोल्टेज भी कहते हैं हम इसको, तो E0/EV आपका क्या आ जाएगा, √2। तो E0 कितना आ गया, √2 इंटू EV। EV की वैल्यू आपके पास कितनी है, 220, और R0 जो √2 होता है, ये होता है 1.414। तो ये देखो जी 311 वोल्ट, ये हुई इसकी पीक वैल्यू, जो मैं ड्रॉबैक में भी आपको कह रहा था कि 220 वोल्ट की जो सप्लाई एवरेज वैल्यू रहती है, उसका जो पीक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको 220 वोल्ट का जो AC करंट है वो 311 वोल्ट तक झटका दे सकता है। उसके बाद IV की वैल्यू वही आपने P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट रहता है, वहाँ से करंट आ जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, तो 100/220 ये आ जाएगा आपका 0.45 एम्पियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो,
इसका एक न्यूमेरिकल कर सकते हो, वैल्यूज जो कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, ये एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। 3 सीरीज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 6 माइक्रोफेराड आर चार्ज्ड बाय 60 वोल्ट बैटरी, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यूज लिखेंगे, वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे। सीरीज में आपको पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला ये रहता है, ये आपने ध्यान में रखना है पेपर में कि रेजिस्टेंस में सिंपल रहता है और आपका जो आपका कैपेसिटर है उसमें 1 बाय करके आता है। तो 1/CS आपका 1 आ गया तो CS भी 1 नहीं आएगा, अगर इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 नहीं रहता है। माइक्रो फैराड है तो 10⁻⁻6 फैराड इसको कर दो। एनर्जी स्टोर्ड होती है 1/2 CV²। CS में इसलिए लिखा है कि सीरीज है, ठीक है, अदरवाइज CV² डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1/2 10⁻⁻6 इंटू V आपका 60 इंटू 60, तो U कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है।